आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं शोपियान में। और आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंचा है शोपियान, क्योंकि साउथ कश्मीर का जो इलेक्शन है इस बार काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आज इलेक्शन एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है एजाज ने। एजाज की अगर हम बात करें, फॉर्मर एमएलए रहे हैं, डीडीसी मेंबर रहे हैं और सरपंच भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज हमसे बात करने के लिए। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप हमेशा कहते हैं कि मैं एक लो क्लास पॉलिटिशियन हूँ, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो, बट आपके जो फादर हैं वो भी पॉलिटिक्स में रहे हैं। बट देन अक्सर हमने ये सुना है कि आपके जो फादर है उन्होंने काफी सफर किया है, ऑल्दो ही हैज बीन एन एमएलए। कैन यू प्लीज टॉक अबाउट इट, व्हेन यू लॉस्ट योर फादर, हाउ वाज इट लाइक टू ग्रो अप विदाउट अ फादर, एंड पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन किस तरह आपका बना आफ्टर योर फादर पास्ड अवे? मेरे फादर ने उस वक्त चुनाव लड़ा जिस वक्त बहुत हालात खराब थे यहाँ पे, 96 की बात है। तो 96 में मैं 4th में पढ़ता था, 4th 5th तकरीबन। तो वो भी 3 साल एमएलए रहे, फिर 99 में उनकी डेथ हो गई, उनको हार्ट अटैक आया। जब उनकी डेथ हुई तब मैं 7th में पढ़ता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकती है कि एक छोटा बच्चा जिसको वालिद साहब का बहुत प्यार मिला हो और एकदम से सारे कनेक्शन सब कुछ टूट जाता है। मैं तब जम्मू में पढ़ता था, तो एकदम से आपको स्कूल चेंज करना पड़ता है, आपको शिफ्ट होना पड़ता है बैक टू विलेज। फिर जैनपुरा में सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। काफ़ी मुश्किलात आई, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उस वक्त हम घर में सब छोटे थे, तो हमें पता भी नहीं था कि ज़मीन कहाँ है क्या है, तो हमारा शेयर जो प्रॉपर्टी का है वो कहाँ है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे इंसान फिर संभल ही जाता है। तो गांव में ही फिर पूरी लाइफ गुजारी। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया अनंतनाग डिग्री कॉलेज से। उसके बाद मैं फिर यूनिवर्सिटी गया एलएलबी करने के लिए। फिर मैंने इग्नू थ्रू भी कुछ कोर्सेज किए। तो सियासत में स्टार्टिंग में ज़्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि जो मुश्किलात देखे थे, और अक्सर जो मेरी माँ थी वो काफ़ी खिलाफ थी इसके, बहुत ज़्यादा। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि आप बहुत शरीफ हो, बहुत सीधे साधे हो, आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग या ये पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, तो आप इसमें मत जाओ, आप बताओ करना क्या है, मैं वो खुद ही करूँगी। चलो तुम अगर बोलते हो वकालत भी नहीं करो, ना करो, कुछ और करेंगे, पर वहाँ मत जाओ, क्योंकि उसने भी बड़ी तकलीफें सही थी, कि उसने बड़ा सेक्रीफाइस किया। 43 ईयर्स उसकी एज थी जब मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। फिर उसके बाद घर गृहस्थी संभालना और बच्चों को संभालना, उसने कितनी मुश्किलात सही होंगी ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरा धीरे धीरे, पहले साल जब मैंने एलएलबी का किया तब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने 2nd ईयर में फिर एडमिशन लिया तो मुझे अचानक से ख्याल आया, यार ये सब तो मैं डेली रूटीन में करता था। इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन कैंपेनिंग, प्रेसिडेंट के पावर्स, गवर्नर के पावर्स, चीफ मिनिस्टर के पावर्स, इन सब की तो मुझे पहले से जानकारी है। तो धीरे धीरे फिर वहीं से इंटरेस्ट शुरू हो गया। फिर मैं 2011 अप्रैल में यूनिवर्सिटी से निकला, तो 2011 में ही सरकार ने यहाँ इलेक्शन करवाए पंचायत के। तो मैंने हिस्सा लिया एज सरपंच। मैं जैनपुरा से खड़ा हो गया, मैंने कुछ पंच भी खड़े किए वहाँ से। तो खुदा के फजल करम से मैं उस इलेक्शन में एक तो सबसे यंगेस्ट सरपंच बना और सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाला भी बना। पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था, उसमें कोई शक नहीं। मेरे वालिद साहब ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा, और उसका जो पे जो हुआ वो मुझे हुआ, मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। सरपंच बनना, फिर एकदम से लोगों में जज्बात जगे, तो फलानी का बेटा है। और मैंने अपने सीधे साधे तरीके से मैंने भी काम शुरू किया, लोगों के काम करना, सोशल वर्क तो पहले से ही रुचि थी, मेरा पैशन है, सोशल वर्क करना मेरा पैशन है। सियासत में यूजुअली आप देखोगे मेजॉरिटी 99% लोग आते हैं कमाने के लिए यहाँ। जो मुझे लगा कि कहाँ से क्या निकलेगा, कहाँ से पैसे निकालेंगे, कमीशन कहाँ से खाएंगे, करप्शन करना है। बट मैंने ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाए, चलो अब आज सरपंच बना हूँ, कल धीरे धीरे अल्लाह और देगा, बट करप्शन और कमीशन ये 2 चीज़ें मैं कभी नहीं करूँगा।
जी। ये मैंने अपने बोलते हैं ना सिद्धांत, ये मैंने अपने उसूल बनाए। फिर धीरे धीरे फिर महबूबा मुफ्ती जी यहाँ एमएलए थी, वो पार्लियामेंट में गई 2014 में। तो एकदम से मुझे उसका फ़ोन आता है, कहती है कि आप क्या करते हो वहाँ, आ जाओ, मैं चुनाव लड़ाऊंगी। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हारा सपोर्ट कितना है वालिद साहब का। मैंने कहा 4-5 हज़ार वोट होंगे। उसने कहा इतना कहाँ होगा। मैंने कहा 4,000 होंगे। कहा इतना भी कहाँ। मैंने कहा 3,000 तो होंगे। वो फिर मुस्कुराई तो कहा हाँ मुझे पता है, तो मैं तुम्हें टिकट दूंगी। एक जो बैकग्राउंड था, जो वोटर पहले से ही मेरे साथ जुड़ा था, 4-5 हज़ार वोट वालिद साहब के टाइम से, उनमें एक आशा जगी कि हमारा ये जो वो चाहते थे कि इस खानदान में कोई आए, एकदम से जब बेटा आता है तो सपोर्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने बहुत तकलीफें खुद भी उठाई, बहुत ज़्यादा मैंने ग्राउंड पे काम किया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। खासकर मैंने पहले शुरुआत में अपने इलाके में किया। फिर जब 2014 के इलेक्शन हुए, अल्लाह के फजल करम से मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद पहले साल थोड़ा काम शुरू किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती 2016 में हालात ख़राब हो गए। अब थोड़ा सा फिर से ठीक होने लगा था। अब फिर 2019 आया, ऑफ कोर्स 19 के बाद फिर जेल गया। सबसे यंगेस्ट था मैं वहाँ पे जो जेल गया। बाकी वहाँ सागर साहब, वो मुबारक गुल साहब, जिन्हें 4-4, 5 फर्स्ट टर्म निकाली थी, मैं वाहिद एमएलए था जिसने 3 साल निकाला। बेचारा सबसे ज़्यादा टाइम मैं ही जेल में रहा। अब आपका जो पीडीपी के साथ टेन्योर रहा है काफी इंटरेस्टिंग रहा है। महबूबा मुफ्ती ने खुद आपको अप्रोच किया, आप यहाँ से नहीं गए टिकट मांगने के मैं लिए, नहीं गया। तो इवेंचुअली मतलब अगर कनेक्शन इतना स्ट्रांग था तो अभी आपको मैंडेट क्यों नहीं मिला? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद शौक में हूँ, बहुत ज़्यादा शौक में हूँ। कैसे वो कैसे हो सकता है? एक्चुअली हुआ ये, जो ही इन्होंने कमेटी बनाई, मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया मुझे टिकट दे दो, ना मैंने 2014 में बोला है मुझे टिकट दे दो। लेकिन मुझे इतना यकीन था कि लोग मेरे साथ, तो पार्टी जो हाई कमांड है उसको भी नजर होती है। देखिए यहाँ सब गए मैंडेट मांगने को, आधे मदनी साहब के साथ, आधे वीरे साहब के पास, आधे डॉक्टर महबूब बेग साहब के पास, आधे लोन साहब के पास, बट मैं कहीं नहीं गया। मैंने कहा मैं मैंडेट नहीं मांगता। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी टिकट से लड़ूं, ठीक है। अगर आप चाहते नहीं हो तो मुझे कन्वे करो, नो प्रॉब्लम। बट महबूबा मुफ्ती ने एश्योर किया मुझे 3-3.5 साल पहले, आपको इलेक्शन लड़ना है, ग्राउंड पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने सिर्फ यहाँ काम नहीं किया, मैंने पूरे साउथ कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता ये मेरी बदकिस्मती है या महबूबा मुफ्ती साहिबा की बदकिस्मती, ये नहीं मैं अभी कहूँगा, ये तो अब आज को ही पता चलेगा किसकी बदकिस्मती है। बट ऊपर वाले के अपने प्लान से वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जब आपको अरेस्ट किया गया तो कई दिन आप जेल में थे, और मीनवाइल बीजेपी से आपको ऑफर भी आया था कि आप ज्वाइन कीजिए, तो उस टाइम पे आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया बीजेपी? देखिए ये ज़मीर भी इजाज़त देना चाहिए। मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी। उस वक्त सारे छोड़ के चले गए महबूबा मुफ्ती को, तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ और सिंसियर हूँ इन मामलों में। मैंने कहा एक लेडी है, मतलब टचिंग 60 ईयर्स की एज की है, और हम सारे इसको डिच करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर आए, सब एमएलएज़ में सबसे ज़्यादा ऑफर मुझे ही आए। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी मेरा ज़मीर मुझे अलो नहीं करता, मैं तो इसके साथ खड़ा रहूँगा। इनफैक्ट मैंने उसको कॉल किया, जेल से कहीं से फ़ोन अरेंज हो गया। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती साहिबा, लोग निकल रहे, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये जहन में रखिए कि मैं आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा हूँ। जब तक आपके ये जो प्रो पीपल स्टैंड रहेगा, मैं साथ हूँ। तो जिस दिन आपको लगेगा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो मैं उस दिन खुद ही जाऊँगा, आप सिर्फ कन्वे कर देना। तो वो दिन आ गया, उसने कन्वे कर दिया तरीके से। तो समझदार तो मैं भी हूँ, मैं भी समझ गया इनको मेरी ज़रूरत नहीं है अब। तो मैंने फिर, और वैसे भी मैंडेट कोई ये नहीं था, बड़ा मैटर नहीं करता था मेरे लिए। बट अगर आपने ब्लड एंड स्वेट किसी पार्टी को दिया है तो ऑफ कोर्स तब तो मैटर करता है। यही तो दुख है ना, यही मुझे शौक है। अगर वो मुझे अपने पास, वो मुझे छोटा भाई बोलती थी, सबसे ज़्यादा अगर क्लोज रिलेशन थे किसी के उसके साथ, वो मेरे थे। अगर वो मुझे सिर्फ ये कन्वे करती कि एजाज तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा है, काम करो, शायद मैं पहले ना करता, फिर मैं हाँ करता। मैं कहता ओके। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझसे कोई मशवरा नहीं किया गया। उधर से मैं जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, और जब आपको इतना इग्नोर करती है पार्टी, तो नेचुरली फिर आपको वो रास्ता ढूंढ ही देना पड़ता है ना अपने लिए, जहाँ आपकी इज्जत हो। सही। फिर लोगों ने, मैं तो फिर भी वही रहता,
लोगों ने बिल्कुल नहीं माना, कहा बस इतनी शराफत ठीक नहीं है, इससे ये जो महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ तुम्हें टिकट नहीं दिया, इसने हमारी पीठ पे खंजर मारा है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मेरे साथ पॉलिटिकल बेट्रियल हुआ, बैक स्टैबिंग हुई मेरे साथ, बट अब इसमें भी खुश हूँ क्योंकि कहते हैं इतना कब्र तक जब इंसान जाता है कुछ ना कुछ सीखता ही है। सही बात इस चीज से भी मुझे सबक ये मिला कि सियासत बहुत बेरहम होती है। जब बड़े पॉलिटिशियंस को आपकी जरूरत होती है तो तुम बेटे हो, तुम भाई हो, जब तुम्हारी जरूरत नहीं होती हो तुम चोर हो, तुम ठग हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सनत नगर में जो वाक़ा पेश आया था, जब आपके एक पीएसओ थे जवाहर नगर तो में। जवाहर नगर में, तो उन्होंने 2 पिस्टल और आई थिंक 8 राइफल लेके हाँ। भाग गए थे, तब काफी प्रेशर था आप पे, एनआईए की तरफ से क्वेश्चनिंग थी, बट तब महबूबा मुफ्ती जो थी उनने आपका साथ दिया, दे स्टूड बाय यू। अगर आपकी तरफ से उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, डू यू थिंक कि अभी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिनकी वजह से आपको नहीं मिला मैंडेट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व है जो कंट्रैक्टर्स थे, वो लोग कमीशन खाते थे और वो लोग लोगों से पैसे ले लेते काम कराने के लिए। मैंने सीधे सीधे बोला उनको, मैंने कहा जब मैं खुद पैसे नहीं खाऊंगा तो तुम लोगों को अपने नाम पे पैसे खाने दूंगा मैं? कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं मानूंगा। और कुछ की तो एस्पिरेशंस थी एमएलए बनने की, अब मैं खड़ा था, यंग था, तो कहाँ उनको टाइम मिलता। तो वैसे भी सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आपने जब काम किया हो तो फिर तो नामुमकिन था ना। तो इन्होंने ये किया, मुझे नहीं पता था, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये मुनाफिक लोग पीछे जाते हैं, ये उल्टा सीधा बोलते हैं। वैसे भी मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरा जो दिल कहता था कि तुम अच्छा कर रहे हो। अगर ये ठेकेदार, जो कुछ ठेकेदार, मैं सब नहीं कहूँगा, अगर ये कमीशन खाते हैं तुम्हारे नाम पे तो मैं क्यों खाने दूँ? ये तो अच्छा किया पार्टी ने। मैं तो उनके साथ खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि लोग उनके खिलाफ थे, लोग शिकायतें लेके आ रहे थे रोज। अब आपके नाम पे इसने 20,000 लिया, 1 लाख रुपया लिया। मैं बोल रहा था किस लिए? आधे नौकरी के लिए, आधे बंड के लिए। मैंने कहा मैं क्यों करूंगा ये? अगर मुझे किसी से पैसे खाने होंगे मैं खुद खाऊंगा। मैं अगर मुझे बेईमानी करनी है मैं उसके थ्रू क्यों कराऊंगा? ठेकेदार के थ्रू मैं खुद बेईमान हो जाऊंगा क्योंकि अल्टीमेटली कब्र तो मुझे ही जलानी है ना अपनी। चलो मैं जला भी लेता, लेकिन किसी और के लिए अपनी क्यों कब्र जलाना? सही। काम करेंगे, लोगों का काम करेंगे, अभी ठेकेदार के लिए थोड़ी करना है। पीडीपी जो है काफी अकोमोडेटिव है जमात के लोगों को लेके, बट आप चूंकि पीडीपी से ताल्लुक रख चुके हैं और अभी आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जमात का सपोर्ट आपको भी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? डू यू थिंक कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि जमात भी इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रही है? जी बिल्कुल, हर किसी को जमहूरियत में हिस्सा लेने का हक है, वो जमात हो या बरकाती साहब हो या कोई और लीडर्स हो, हुर्रियत के लीडर्स हो। देखिए कहते हैं सुबह का बोला अगर शाम को घर आए उसे बोला नहीं कहते। अगर किसी से कोई गलती हुई है वो कहता है मैं सुधरने वाला हूँ, तो उसको टाइम दीजिए सुधरने का। लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग उन्हीं को इलेक्ट करते हैं तो आपको किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये तो हमें वेलकम करना चाहिए इस बात का। अगर वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, जमात इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, यहाँ लड़ती थी, उनके कुछ एमएलए भी रह चुके हैं। असल में अगर कश्मीर में कोई खराबी हुई है वो तो 1987 का इलेक्शन है। तब तो जो मोहम्मद यूसुफ साहब थे वो तो सलाउद्दीन बने बाद में, वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन में हराया गया उसको, वो सलाउद्दीन बना, रिगिंग हुई। या यासीन मलिक साहब वो तो पोलिंग एजेंट थे, वो मोहम्मद यासीन मलिक हुर्रियत लीडर बने किस वजह से? क्योंकि उनको हमने स्पेस नहीं दी। अगर हम डेमोक्रेटिक इसमें सेटअप में उनको स्पेस देते, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ होता, यहाँ बंदूक भी नहीं आती। अब देखो वो डिस्क्रेडिटेड हो गए, उनको लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, सरकार भी इन्हीं के साथ मिली हुई है, तो बंदूक नहीं लाते तो और क्या करते? ये तो सीधी सीधी बात है, कोई मुझे स्पेस नहीं दे रहा है, यहाँ से कोई मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, मैं तो डंडा ही उठाऊंगा ना। हालांकि ये लास्ट रिजल्ट होना चाहिए था। अब चलो मान लिया ये गलती हुई है, अब अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। जी, गलतियां किससे नहीं होती है, गलतियां तो सबसे होती है। सही। जब नॉमिनेशंस की बात आई और सर्जन बरकती जो है जब उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा, तो आपने कहा था कि अगर उनका क्लियर हो जाता है तो आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है विड्रॉ करेंगे, तो ये किस तरह का सपोर्ट है जो आपने? देखिए ये वो तो मेरे पड़ोस वाले गांव में रहते हैं, उनको मैं बड़ी पहले से जानता हूँ। इस वक्त उसकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है। उसकी बेटी जो 14 साल की है वो अपने बाप और माँ की रिहाई के लिए लड़ रही है। मैंने पहले ही बोला
जब मुझे मीडिया से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने कहा बरकाती साहब मैदान में आ गए, आप क्या कहते हो। मैंने कहा देखिए, मुझे उस बेटी का रोना अच्छा नहीं लगता, वो जब रोती है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं तो विड्रा करने वाला हूँ उसके हक में, और उसके साथ कैंपेनिंग पे निकलूंगा हर जगह, और मैं निकलता भी, क्योंकि मेरी खुद की एक बेटी है, उसका रोना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे अभी भी जब भी उसका जब मुझे याद आता है तो मुझे खुद आंसू आ जाते हैं। हालांकि जो मेरे साथ धोखा हो उस पर मुझे आंसू नहीं आते। मैं तो कहता हूँ फाइटर हैं, लड़ेंगे, ये क्या है, ये सारा तकदीर का खेल होता है, हम लड़ेंगे, देखेंगे बाद में क्या होता है। और ऐसे थोड़ी है किसी को प्लेट में नहीं मिला है, जिसने भी बड़े काम किए हैं उसको तकलीफों का सामना करना पड़ा है, तो हम भी करेंगे। बट छोटी बच्ची का रोना, वो भी माँ भी जेल में, बाप भी जेल में, यहाँ से वो इतने अमीर भी नहीं है, बड़ी तकलीफ है उनको। तो मैं तो उसके लिए उसके हक में हर जगह जाता वोट मांगने के लिए, हर जगह। अगर उससे उसके बाप की रिहाई होती, मैं हर जगह जाता। मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूँ कि वो कहेंगे हमारे वहाँ हरीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत साहब, उसने बोला ये तो कल एक बात भाषा बोल रहे थे, आज दूसरी, ये तो एंटी नेशनल है, ये तो टेररिस्ट है। मैं इस थोड़ी पे बिलीव नहीं करता। फिर तो आपको 90% कश्मीर को जेल में ही रखना है। हालात कब ठीक होंगे, बात किनसे करेंगे, जनरेशन तो इन्हीं को आगे बढ़ानी है ना। अगर किसी के घर में कोई मरता है तो उसके दिल पे, उसके बेटे के दिल पे तो हमेशा रहता है ना कहीं जो लोगों के दिलों में जो चोट लगी है उसको निकालना है ना, जख्मों पे मरहम करना है ना। अगर सारे बोलेंगे इसको भी नौकरी नहीं देंगे, इसको भी बंद रखो, इसको पासपोर्ट नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे। ये दिन ब दिन ये चीजें फिर बढ़ती रहेंगी। जब ये बढ़ेंगी इससे प्रॉब्लम ही हो जाएगी, तो ये देश के हित में ठीक नहीं, करना चाहिए। जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था उसके बाद साउथ कश्मीर की जो इमेज है नेशनल लेवल पे काफ़ी ख़राब हुई। तो अगर साउथ कश्मीर से कोई भी नौजवान जॉब्स के लिए कहीं जाता है, पढ़ाई के लिए जाता है, या इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं आउट ऑफ द कंट्री मूव करता है, तो जब साउथ का नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक वो अलर्टनेस सी खड़ी हो जाती है। सो उस मामले में इनफैक्ट साउथ कश्मीर में काफ़ी लड़के ऐसे जिन पे PSA लगा है, कई हमारे लड़के ऐसे हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। तो अगर यहाँ के लोग आपको मैंडेट इस बार फिर से देंगे तो आप उन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, हर किसी को हम लोग जेल नहीं भेज सकते। छोटी सी छोटी गलती पे हम लोग उसको जेल नहीं भेज सकते। जो टीन एज में लड़का है वो भी कोई गलती करता है, अब उसको भी कितने समय में जेल रखेंगे। आज उनको तिहाड़ भेजेंगे, राजस्थान, बंगाल, बिहार, अल्टीमेटली व्हाट। अगर 3000 लोग अभी जेल में हैं, मैं तो चाहता हूँ अगर मैं इलेक्ट होता हूँ यहाँ से MLA, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा, हम लोग इसको जेल फ्री करेंगे। जिसकी जो गलती है एक बार सबको माफ़ करेंगे, जनरल एमनेस्टी देंगे। उसके बाद अगर कोई गलती करता है, कोई संगीन गलती करता है, तो उसको हम लोग उसको सज़ा देगी, कानून सज़ा देगा। बट अब ये ज़्यादा ना लोग जेलों में डालना अच्छी बात नहीं है। अभी तो फिलहाल सब हालात ठीक भी है। आप कोई टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसका तो फिर सरकार अपनी तरफ से देखेगी। बट जनरली छोटी सी छोटी गलती पे जेल भेजना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ अब देखिए ना, मैं कुछ चीज़ों के लिए ना सरकार को क्रेडिट देता हूँ। देखिए चलो ये ठीक है, प्रेशर भी है लोगों पे, सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पे है, ये भी एक वजह हो सकती है। बट अल्टीमेटली अगर इस चीज़ से लोगों की जान बचती है तो ये अच्छा है ना। अगर स्टोन पेल्टिंग से किसी लड़के की जान जाती थी तो अच्छा है ना। फिलहाल हम रोक रहे हैं ना सबको, फिलहाल जान तो बचा रहे हैं ना लड़कों की, छोटे लड़कों की फिलहाल। बट ये कब तक चलेगा? फिलहाल टेम्पररी फेज के लिए ठीक है, बट लॉन्ग रन में अगर जाना है, यहाँ सब अमन और शांति लानी है, फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। जी। आपको लगता है कि किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली या स्ट्रैटेजिकली आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। जब सरकार सेंटर में इसके फेवर में हो तो क्यों नहीं हो सकता। चलिए अगर ये नहीं हुआ 371 कर ले। एटलीस्ट जॉब और लैंड राइट्स तो यहाँ के लोगों के पास रहने चाहिए। मैं तो बड़ी सियासत नहीं करूँगा, मैं तो छोटी छोटी ना ये सियासत करूँगा। हमारे यहाँ बाजरी हुआ करती थी, सैंड, बॉर्डर, यहाँ के सारे लोग जाते थे और उठाते थे, ना कोई टैक्स ना कुछ। तो वो 600-800 में पड़ता था, तो मजदूरी हो जाती थी किसी की। अब तो जो हम सैंड 1200 में लेते थे वो अब 3000 में, 6000, 14000, 18000 इतना रेट बढ़ गया। तो उसके तो मैं खिलाफ।
अगर नेचुरल रिसोर्सेज था यहाँ के लोगों के लिए ही था। अब आपने इससे एक चीज़ और किया, इन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ उन्होंने इतने नीचे गड्ढे खोदे। अब तो मुझे नहीं लगता 5 साल के बाद यहाँ जो खेती करते थे उनको बगीचों में पानी देना पड़ता था या धान लगाने में उनको पानी देना पड़ता था, वो पानी अब 4-5 साल के बाद नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आपके उसकी तो नालों की तो लेवल इतनी लो हो गई है, कैसे चढ़ेगा पानी। पहले सैलाब आता था, फिर से लेवल होता था, फिर वो हाथ से करते थे तो चलता था। लेकिन मशीनरी यूज करना ये ओवरऑल लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए। तो पीडीपी बीजेपी का जब टाई अप हुआ था उसके बाद जब वो अपना टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाए और बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज जो है रेज किए गए और फाइनली आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, तो लोकल्स जो है जिन्होंने पीडीपी में अपना जो मैंडेट है उनको पीडीपी वालों को दिया था, तो ऐसे में लोगों का जो एक वो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं रहा है। बट अब चूंकि एनसी और कांग्रेस बड़ा प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में अब उतर आए हैं, ऐसे में जो पीडीपी है वो सिर्फ जमाते इस्लामी के जो लोग हैं उनको एकोमोडेट कर रहे हैं। आपको लगता है फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जमात वाले जो है उनकी आइडियोलॉजी और पीडीपी की आइडियोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है? देखिए, सियासत में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मीन्स कुछ भी। कल तक मैं लोगों को दावत देता था आ जाओ पीडीपी में, पीडीपी ने मुझे लात मारी। ये सियासत ही है ना, तो कुछ भी मुमकिन है यहाँ। परमानेंट ना तो दोस्त होता है और ना दुश्मन होता है, कल को आप दुश्मन के साथ भी कर सकते हो। मैं तो समझता हूँ कि सियासत में जो भी हो लेकिन उसूल कोई चेंज ना करे। मतलब मेरे उसूल थे कि मैं ईमानदारी और कमीशन नहीं खाऊंगा। ये कल पीडीपी का एजेंडा था, आज मैंने प्रेशर कुकर लिया है और व्हाइट फ्लैग पे मैंने प्रेशर कुकर छुपाया है। मेरे उसूल चेंज नहीं होंगे, सिर्फ पार्टी चेंज होगी बट उसूल सेम होने चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि सियासत में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। कल को पीडीपी वाले फिर से बीजेपी में जा सकते हैं। अब तो पहले यकीन नहीं करता था, अब ये भी हो सकता है। तो कल तो सत्यपाल मलिक साहब ने भी ये कहा कि राम माधव जी यहाँ हैं सिर्फ पीडीपी और बीजेपी का अलायंस कराने के लिए। या एक चीज़ की तो मैं श्योरिटी दूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो 100% बीजेपी के साथ ही जाएंगे। ये लिख लीजिए आप आज ही, फिर मुझे बताना आपने क्या बोला था। अगर अल्लाह ने चाहा और फिर से हमारी मुलाकात होगी, 110% लिख लीजिए, ये मेरी गारंटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनका अलायंस होगा। ओके, बीजेपी तो का। अब आप चूंकि एज इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बट आपका जो चुनाव निशान है वो प्रेशर कुकर है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ कोई अफिलिएशन या सपोर्ट? देखिए, मुझे तो वो पार्टी और उनकी आइडियोलॉजी के लिए उस पार्टी को मैं तो फेवर करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि क्योंकि उनके कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट करवाया गया और उसको भी पता है कि किसने करवाया, किसके बिहाफ पे हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम लोग एक ही पाथ पे हैं। वो भी जो चाहते हैं तो तकरीबन तो 80% मैं भी वही चाहता हूँ। तो अगर वो सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है मेरे लिए, थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा ग्राउंड पे जी। तो जीत के चांसेस और बढ़ेंगे। देखिए, ऑनेस्टली बताऊंगा मैं आपको, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में उतरना ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि एक हफ्ते पहले तक मैं एक स्टोरी बता रहा था लोगों को, 170 गांव हैं, आप दिन में कितने गांव करोगे और 14 दिन में कहाँ कहाँ पहुंचोगे, ये बड़ी बात है। लेकिन खुदा के फजल करम से लोग साथ है, बट उनको सिर्फ अब चुनाव निशान बताना है कि मेरा चुनाव निशान क्या है। क्योंकि लोग अभी भी आधे लोग तो अभी वो यही खबर है कि इसका चुनाव निशान कलम दबाते। बट इसलिए मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ कि घर घर जाइए, उनको बताइए कि फलाने का निशान अब प्रेशर कुकर है, इसी पे ये डालिए, मोहर डालिए। तो बड़ा टफ है बट नामुमकिन नहीं है। जब सच्चे दिल से इंसान कोशिश करे और ऊपर वाले का साथ हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जी, तो अभी चूंकि ये वाला जो हमारा इंटरव्यू है, अब लाइव ऑडियंस यहाँ पे हमारे साथ है। जनरली जो पॉलिटिशियंस के वादे होते हैं वो इंटरव्यूज तक ही लिमिटेड होते हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी लाइव ऑडियंस को यहाँ पे बोलें कि इनके लिए बकेट लिस्ट में आपके पास क्या क्या है देने के लिए। देखिए, कहते हैं कि सियासतदान वहां भी वादा करता है ब्रिज देने का, पुल देने का, जहाँ पे नदी ही ना हो। बट
मेरे जो ये लोग हैं, ये 14 साल मेरे साथ चले हैं, इनको पता है कि एजाज ज़्यादा झूठा नहीं बोलता, कभी कभी निकल भी जाता होगा, बट मैं ज़्यादा झूठे वादे नहीं करता। मैं जो हमारे दूसरे कैंडिडेट है, उसने 3000 लड़कों के ये लिए फोटो लिए कि आपको मैं नौकरी लगवाऊंगा पुलिस में, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 600-700 पुलिस वाले हैं, तो 2700 कहाँ से आएंगे? ये वाले वादे मैं नहीं करता। मैंने यकीन दिलाया है लोगों को, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, कि मैं आप लोगों की बहबूदी के लिए काम करूंगा। जो भी इलाके के डेवलपमेंट इश्यूज होंगे मैं उसके लिए काम करूंगा। मैं या मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मैं उस पर चलूंगा। आप जब चुनोगे तो आपके लिए ही काम करूंगा। मेरे को ये नहीं बोलना है कि मैं वहाँ भी ब्रिज बनाऊंगा जहाँ नदी नहीं है, बट हाँ इतना मैं उनको यकीन दिलाता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझ पर भरोसा भी करते हैं। मैं उनकी नौकरियों के लिए भी देखूंगा, जो हमारे बच्चे जेलों में हैं उसकी बात भी करूंगा, बरकाती साहब की रिहाई के लिए या और यूसुफ साहब, फलाई साहब जो और जो दीगर लड़के हैं उनकी रिहाई के लिए भी लड़ूंगा। आवाज़ हर जगह उठाऊंगा। जो बाकी जो हमारे डे टू डे इश्यूज है उनके लिए तो लड़ना ही लड़ना है। सोशल वर्क तो मेरा पैशन ही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन मैं किसी का काम करता हूँ ना, किसी गरीब का, उस दिन मुझे सबसे सुकून से नींद आती है, सबसे सुकून। मैंने एमएलए भी रहा, मकान वही है जो 32 साल पहले बाप ने दिया है, तो वही विरासत में मिला है, बस उसका कलर वलर, गेट, दीवार टूटी है। मुझे अभी ये टाइम नहीं मिला कि मैं उसको ठीक कर पाऊँ, टाइम ही नहीं मिला। हाँ, जो मुझे चाहे पेंशन मिलती हो या मेरी तनख्वाह जो थी एज एमएलए, मैंने वो लोगों पे ही सर्व की है। अगर कोई गरीब आता है मैं उसी में से कुछ उठाता हूँ, 2000 1000 उनकी कोशिश करता हूँ मदद हो जाए। अब धीरे धीरे मुझे अब ये भी लगता है कि पैसा इसमें जरूरी है सियासत में, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले पार्टी ने कहा कि पार्टी फंड दे दीजिए। तो मैं शरीफ सीधा साधा आदमी, मेरे अकाउंट में 26,000 थे, मैंने ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे लगा था यही शायद यही मदद मैं कर रहा हूँ पार्टी को। वैसे भी 2-2 हज़ार में दे रहा था मंथली। मैंने कहा इन 26,000 से थोड़ा पार्टी की हेल्प हो जाए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पार्टी 26 लाख मांगती है। तो अगर मैं वो 26 लाख लाता भी, इसका मतलब ये था तो मुझे इन गरीबों का जेब काटना था, मुझे इनसे पैसे लेने थे। कल को जब मैं एमएलए बनता तो मुझे इंटरेस्ट खाना था, मुझे लोगों से पैसे लेने थे अपने 27 लाख पहले वापस करने के लिए, फिर उसमें और 1 करोड़ इंटरेस्ट जोड़ने का। तो वो सब नहीं करेंगे। जो मैंडेट पैसों से मिले, खरीदने के बाद मिले, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है। असल में लास्ट में मैंडेट क्या होता है? जब आपको लोग चुन के भेजते हैं असेंबली में, फाइनली वही मैंडेट होता है। वही लोग आपको एतमाद देते हैं, ये लीजिए मेरा वोट, आप मेरी जिंदगी के रिलेटेड सारे जो इश्यूज हैं पर्सनल को छोड़ के आप हमारे फैसले कीजिए। ये एक एतमाद होता है। तो उस एतमाद की तो कदर करनी चाहिए। खरीद के पैसों से मुझे नहीं लगता वो ठीक रहता। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने ठीक ही किया जो किया, हालांकि मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे साथ इतने लोग हैं। अब तो सीधे प्रेशर कुकर का बटन मिला है, मशीन है, भले ही मेरे साथ कितने ही लोग क्यों ना हो, अल्टीमेटली ये तो पता चलेगा ना ये मेरे साथ है, ये मेरी ईमानदारी के साथ है। तो मुझे पूरा यकीन है जो लोग हैं, सारे लोग बेईमान नहीं होते जो पैसों पे बिकेंगे। यहाँ बड़े ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी पे भी बिकते हैं। तो मुझे उम्मीद है लोग मेरी ईमानदारी के लिए मुझे वोट देंगे। चलिए ठीक है, आपकी जो सच की सियासत है, देखते हैं अब उसका रिजल्ट क्या होगा। बाकी तो सवाल तो कई सारे मेरे पास है, बट आपका स्केड्यूल इतना टाइट है और वक्त की कमी है, बट स्टिल आवाज द वॉइस के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।